सोशल मीडिया पर भेजे गए सवालों को ज़रा डिस्कस करते हैं। साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, जो कल हमने बहस की और आपने अपनी राय दी फाटा के सिलसिले में जो एक कमेटी कायम की गई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो एक कमेटी कायम की गई है उसके ऊपर आपकी राय के ऊपर ये बात हो रही है कि क्या आपकी तवक्को है, क्या इंज़िमाम के वक्त जो फाटा के लोगों से वादे किए गए थे क्या उनके पूरे होने की भी कोई तवक्को है अब जो विफाक इस कमेटी के ज़रिए इतना इंटरेस्ट ले रहा है? तो देखिए, एक तो अब फाटा नाम की कोई इकाई पाकिस्तान में रही नहीं है, बल्कि जो साबिका फाटा था वो खैबर पख्तूनख्वा का उसी तरह का हिस्सा बन गया है जिस तरह के मर्दान और पेशावर और बाकी इलाके हैं। ये मसला यहाँ से खड़ा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अमीर मकाम साहब की सरबराही में एक जरगा बना दिया है और उस जरगे का मैंडेट ये है, मेरी ख़ुद अमीर मकाम साहब से बात हुई कि मौजूदा निज़ाम के अंदर रह कर वहाँ पे ये अफवाहें चल रही हैं कि शायद इंज़माम को वापस किया जा रहा है या कुछ और हुकूमत बड़ा स्टेप लेने जा रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके मैंडेट में शामिल नहीं है, बल्कि वो मौजूदा निज़ाम के अंदर रह कर बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ देंगे। और उनके बकौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर भी उस कमेटी के मेंबर है। लेकिन जहाँ तक मेरी तालिब इल्माना राय है, मेरे ख़्याल में तरमीम के बाद और इंज़िमाम के बाद इस तरह का कमेटी बनाना या क़बाइली निज़ाम से मुतालिक कोई फ़ैसला करना वो सूबाई हुकूमत का मैंडेट है और वफाकी हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो ये उसके आईनी तौर पर उसको उसकी इजाज़त नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, वफाकी हुकूमत के करने का जो काम है वो असल में और जिसकी वजह से इंज़िमाम कामयाब भी नहीं हो सका वो है कि कबायली इलाक़ों के साथ जो वादा किया गया था कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल जो कि 100 अरब से ज़्यादा बनते थे वो हर साल उनको इजाफी दिए जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की कमेटियां बनाने की बजाय उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर NFC का नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाएं और उसमें कबायली इलाकों के लिए हस्ब वादा 3% ऑफ द डिविजिबल पूल वाजे कर लें। एक और नुक्ता ये भी है कि देखें कि 2018 में ये कबायली अजला जिनकी आबादी तकरीबन 60-70 लाख है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो मिल गई, लेकिन उसके हिस्से के इजाफी पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जा रहे हैं, न वो दिए जा रहे हैं और न गुज़िश्ता 5 सालों में डिविजिबल पूल के 3% दिए गए। तो आज अगर मसला है तो उसकी वजह से है कि वफाकी हुकूमतों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए नई कमेटियां बनाने की बजाय वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, हमें आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, सलीम साफ़ी साहब के बाद मज़हर साहब से सवाल कर लेते हैं। मज़हर साहब, पूछा जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में दावा किया है कि 9 मई को प्लान था कि हम सबको मार दिया जाए, खून खराबा होना था। आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर? वो इस दावे को लेके अदालत में जाते, अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो ज़ाहिर है केसेस चल रहे हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स में ही चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं ना, तो क्या कोई ऐसी रिपोर्ट वहाँ दाखिल की गई? देखिए, ये जो मफरूज़ों पे मुश्तमिल बात की जाती है ना कि जी प्लान ये था, अच्छा प्लान ये था, तो फिर जो अटैक हुए वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पे तो नहीं हुए। वो कोई एक वाक़या बताएं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो उसी प्रोग्राम में दावा करते हैं कि उनके घर के ऊपर भी अटैक हुआ, 2-3 और रहनुमा हैं उनके घरों के ऊपर भी अटैक किए गए। तो फिर वो गए क्या? उन्होंने कोई इस सिलसिले में अगर वो देखिए, दावे करना तो और चीज़ होती है, मतलब बिल्कुल हुआ होगा, एक रिएक्शन हुआ होगा मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साहब के घर पे, लेकिन ये कहना कि प्लान ये था, जब आप ये कहते हैं ना कि प्लान ये था, तो इसका मतलब है फिर यहाँ फिर अटैक क्यों हुए? ये GHQ पे अटैक क्यों हुआ? ISI के हेडक्वार्टर पे अटैक क्यों हुआ? कोर कमांडर के घर पे अटैक क्यों हुआ? अगर सिर्फ यही वो था तो वो मुझे इस दावे में कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, एक वो होता है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत वो करते हैं, तो PTI का रिएक्शन हो सकता है। शायद हो सकता है कि अगर वो कहीं उनको नज़र आ जाते तो उनको मारते भी, मतलब मैं मारना उस माने में नहीं कह रहा, लेकिन जब आप ये कहें ना
कि प्लान ये था। इसका मतलब है आप किसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ये कह रहे हैं, तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पे अगर ये थी तो वो कहीं भी किसी स्टेज पर भी, ये ख्वाजा साहब बेहतर बता सकते हैं, किसी स्टेज पर भी क्या मिलिट्री कोर्ट में ये सवाल उठाया गया, क्या मिलिट्री कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट की गई कि जी इन लीडर्स को मारने का प्लान था, इन लीडर्स को? तो उसकी मैं यही बात कर सकता हूँ कि मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि ऐसा कोई है। हाँ, ये होता है कि जब आप मॉब मेंटालिटी को, अगर जो लोग समझते हैं कि अगर एक मॉब अटैक कर रहा है और सामने उनको अपना ओपोनेंट नज़र आ जाए तो कोई भी रिएक्शन हो सकता है उसमें, लेकिन ये कहना कि एक प्लान सिर्फ ये था, वो मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक और चीज़ थी ना मदन साहब, 9 मई से मुतल्लिक जो आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या अस्करी चीज़ों के ऊपर हमला किया, उसके फिर हमने देखा कि बड़ी चीज़ें भी सरफेस की, चाहे वो वीडियो एविडेंस हो, चाहे वो ऑडियो एविडेंस हो। इस तरह का कुछ अभी तक सामने नहीं आ सका। अगर कोई इंटेल की बुनियाद पर या कोई तफसीलात की बुनियाद पर, कोई ख़बर की बुनियाद पर साहब ये दावा कर रहे हैं तो दैट नीड्स टू बी नोटेड एज वेल। आज की एक बड़ी सियासी पेशरफ्त है जिसके ऊपर सोहेल वड़ाइच साहब का तज्जिया जानते हैं। सोहेल साहब, अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर, और एक ज़ाहिरी बात है इनका पूरा पस मंज़र है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है ANP को छोड़ के। ये इसकी क्या अहमियत है और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है आपकी राय में? मेरा ख्याल है 2 वजूहत हो सकती हैं। समर बलोर साहबा जो है ये बलोर फैमिली की बहू हैं, और दूसरा आपको पता है कि ये जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब है उनकी फैमिली से हैं। तो इनका सियासी तौर पर इन्होंने बड़ा अपना टैलेंट दिखाया है, और MPA भी डायरेक्ट सीट पे ये हो चुकी हैं, और इससे माजी में भी उनकी असेंबली के अंदर जो कारकर्दगी थी बड़ी अच्छी थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो ये अवामी नान का पहले बहुत क्लोज रिश्ता था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत कमजोर हो गया, और दूसरा बलोर साहब का भी नून से भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, और आगे मुस्तकबिल भी ये नजर आ रहा है कि जो है ANP उस तरह से सरगम नजर नहीं आ रही जिस तरह से नून चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि समर बलोर साहबा की जो नून में शमूलियत है उसकी ये 2 वजूहात जो है वो मुझे नजर आती हैं। और सर, इससे खैबर पख्तूनख्वा की सियासी शिफ्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो ANP के लोग हैं वो भी बड़े पक्के हैं, मौत का सामना किया। ANP का किला था, सारे इन्हीं के घर पे इकट्ठे होते थे, कितनी कुर्बानियां दी बलोर खानदान ने। तो इस लिहाज से ये शिफ्ट जो है बड़ी मानी खेज है कि इतनी कुर्बानी वाले और इतने बड़े खानदान के लोग जो हैं उन्होंने भी फैसला किया है कि हमने अब ANP की बजाय नून में जाना है। और आपको लगता है ये पोल्स में रिफ्लेक्ट करेगा पार्टी पोजीशन पर? मेरा ख्याल है ज़ाहिर पेशावर की सियासत में तो बलोर फैमिली का तलक है, लेकिन ज्यादा जो बाकी इलाके हैं उस पर शायद इतना फर्क ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब। उमर चीमा साहब, किया गया है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ग्रेड 18 से कम अमले पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला सामने आया है। क्या ये फैसला मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए एक मौसर कदम होगा या फिर गैर ज़रूरी दबाव का बायस बनेगा? देखें, जो बज़ाहिर इस एक्शन का या इस डिसीजन का जो एक उसके पीछे रैशनल नज़र आता है, वो तो ये आता है जी कि वो मोबाइल पर अपना ज़्यादा टाइम सर्फ करते हैं और इस वजह से मरीज़ों पर तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन अगर यही बात है, अगर यही उसकी बैकग्राउंड है, तो फिर तो इसका ताल्लुक किसी ग्रेड से नहीं होना चाहिए, ये तो फिर सब पर होना चाहिए। यानी कि ये तो हॉस्पिटल के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर होना चाहिए। और कि वो जब हॉस्पिटल में आते हैं वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल किसी जगह पे जमा करा दें। उनकी अपना एक ऑफिस मौजूद होता है कि अगर घर से किसी ने रब्ता करना हो, एक एमरजेंसी वाली सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, ये ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये इसको 18वीं स्केल तक कि क्या 18वीं ग्रेड तक के लोग वो ज़्यादा इमेच्योर होते हैं या उनको मोबाइल की एडिक्शन ज़्यादा है, जो उनके बाद ऊपर डॉक्टर आते हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उन पर मोबाइल असरअंदाज नहीं हो सकता, ये मुझे बड़ा रिडिकुलस सा लगता है। यानी कि ये इसकी एक अक्रॉस द बोर्ड इसकी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए।
स्कूलों में भी बात आ रही होती है, बाज़ औक़ात ये आता है जी कि जो बच्चे हैं उन पर मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए, टीचर जो है वो खुद इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसके बारे में मेरा ख्याल है कि जिस जगह भी, एक तो ये है कि आइडियली जो एक वर्क प्लेस है उधर मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए, यानी कि उधर को आपके पास एक लैंड नंबर है तो वो काफ़ी होता है। और ये इसको कुछ लोगों तक महदूद नहीं करना चाहिए, ये इसको, मुझे तो ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, ये एक इम्तियाजी किस्म का आर्डर नज़र आता है। सर वैसे क्या ये नहीं है कि ग्रेड 18 से कम जो अमला होगा वो बराह रास्त पेशेंट्स की केयर करने में या उनको देखने में, जैसे नर्सेज वगैरह, उनका इंटरेक्शन होगा और उनके मोबाइल के ऊपर हर वक्त लगे रहने से ज़ाहिरी बात है उनकी शिफ्ट मुतासिर हो सकती है, तो ये इसके पीछे रैशनल हो, डॉक्टर्स वगैरह उस तरह से इतने अटेंटिव या हर वक्त बेड साइड केयर नहीं चाहिए होती, तो वो तो कर सकते हैं ऑप्शनल यूज़ या कंडीशनल यूज़। अलीना, यानी कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की भी पूरी तवज्जो चाहिए मरीज़ों को। डॉक्टर जो हैं वो अक्सर यही होता है कि वो साथ चल फिर रहे होते हैं तो उनके पास भी मोबाइल होता है। और ये, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ हॉस्पिटल का मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है। मैं तो हॉस्पिटल के तनाजुर में भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि चूंकि उधर उन्होंने 18वीं स्केल तक की बात। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट उमर चीमा साहब, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें डाइवर्ज करूँ और आपसे इसके ऊपर आर्ग्यू करूँ और पूछूं कि सर ऐसा क्यों, उस दौर में जहां पर अब मोबाइल एक एसेंशियल और नेसेसिटी बन चुका है।